बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान की तरक्की पर असर अंदाज होने वाली वजूहात। किसी मुल्क की तरक्की का दारो मदार अमन व अमान की सूरत हाल, सनती तरक्की, इंसाफ की फरावानी और तमाम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात के सस्ते दामों फराहमी पर है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के मसाइल का आगाज़ पाकिस्तान के वजूद में आते ही शुरू हो गया था। इसकी इब्तिदा गैर मुनसिफाना सरहदी तकसीम से हुई। इसके अलावा असासों की तकसीम और अफवाज की तकसीम भी बराबरी की बुनियाद पर न थी। मज़ीद ये कि पानी के मसाइल, इंतज़ामी मसाइल और महाजिरीन की आबादकारी का मसला इसके अलावा थी। तालीमी इदारों और जदीद फ़नी इदारों की कमी भी इसकी राह में खैर रुकावट थी। अगर हम मौजूदा दौर में इसकी वजूहात का मुताला करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारे मुल्क की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में आई जो कि गैर तजर्बाकार थे। इसके अलावा कमज़ोर मुल्की मईशत, सनतों का क़याम, जदीद फ़नी और तालीमी इदारों का क़याम भी इसकी बुनियादी मसाइल में से हैं। अब मैं बात करूँगा हुकूमती निज़ाम की। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुखलिस लोग जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे कुछ अर्सा हुकूमत में रहे और चल बसे। इसके बाद इन गुज़श्ता सालों में मुल्क की भाग दौड़ तीन तरह के अफराद में फिरती रही, जिनमें सरमायादार, जागीरदार और अफवाज हैं। सरमायादार अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही सबक सीखते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं जो पैसे के बगैर ना हो सके और कोई काम पैसे के बगैर हो नहीं सकता। फिर जागीरदार को किसी की इज्जत अपनी इज्जत नहीं लगती और वो अपनी मनचाही मनमानियाँ करता है। एक फ़ौजी को ऐसा माहौल मिला है कि वो ना सुनने का आदी नहीं। इस वजह से निज़ाम हुकूमत गैर मुनसिफाना रहा और सिर्फ चेहरे बदलते रहे। इसके बाद मैं बात करूँगा तामीर की। पाकिस्तान चूँकि तरक्की पजीर मुल्क है, दुनिया की नज़र में एक तीसरे दर्जे का मुल्क है। पहला दर्जा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का है, दूसरा दर्जा अमेरिका के मुखालफीन का है। ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और पाकिस्तान इनसे तरक्की में 70 साल पीछे है। इस पर मज़ीद ये कि पाकिस्तान के अंदर अवाम का कुछ हिस्सा आला तालीम से लबरेज है और बाकी हिस्सा इनसे 20-30 साल पीछे की ज़िंदगी बसर कर रहा है। फिर हम ज़राअत की बात करें, कहने को तो ये मुल्क ज़रई है, लेकिन ज़मीनी हिस्से की पैदावार हमारी दूसरे ममालिकों के मुकाबले में सबसे कम है। पाकिस्तान का किसान ज़मीनी शनासाई से नावाकिफ़ है। फिर जिद्दत के दौर में मशीनों से भी महरूम है जो ज़राअत के काम आती हैं। इसके बाद खुश्क साली, कहत, सैलाब और आजकल टिड्डी दल के हमलों ने फसलों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान कभी भी मुनाफा बख्श फ़ायदा ना उठा सका। इसके बाद हम बात करते हैं मादनियात की। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है जो मादनियात से माला माल है। हमारे पास कानों का कोई तरीका नहीं है और ना ही आलात हैं। फिर लोग भी मादनियात की अहमियत से नावाकिफ़ हैं। हमने अपना 20% हिस्सा गैर मुल्कियों को दे रखा है जो कि कानों के ज़रिए मादनियात निकाल रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम कुछ हिस्से से मादनियात निकाल भी लें तो हमारे पास इसको साफ़ करके नफ़ा कमाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि जदीद आलात से महरूमी भी है और नावाकिफ़ियत भी। फिर हम नौकरियों की बात करें तो पाकिस्तान में जो शख्स ज़्यादा पढ़ लिख जाता है उसको उसकी मर्ज़ी की नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसके ख्वाहिशात बहुत ऊंची होती हैं और नौकरियों के मौके बहुत थोड़े हैं। फिर वो यही मौका मुल्क से बाहर तलाश करता है और पा लेता है। इस तरह हम एक संजीदा और अपने काम से वाकिफ़ शख्स से महरूम हो जाते हैं और पाकिस्तान का वो शोबा सही तरीके से तरक्की नहीं कर पाता। फिर मज़ीद ये कि हमें पसंदीदा बंदों को रखने की रवाज है। पसंदीदा बंदों को रखने का रवाज है। अगर अहलियत साबित हो तो इसमें कोई मजाका नहीं। अगर ना अहल शख्स ऊपर आ जाए तो अहल शख्स का हक मारा जाता है और वो मायूस होकर बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। इन सब चीज़ों से ये वाज़ेह है कि हम दीन और दुनिया को अलग अलग देख रहे हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भी दीन और दुनिया दोनों सिखाई और आज की ज़रूरत भी यही है।
میرے خیال میں جو مسائل میں نے بتائے اگر ان پر قابو پا لیا جائے اور ہم سنجیدگی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے عمل درآمد کریں تو ہم ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہو سکتے ہیں۔